अभी आज तो शायद चार्ज ना फिर संभाल पाए, क्योंकि इतनी बैठकें आ गई हैं, इतनी मीटिंगें आ गई हैं। सीएम साहब ने मीटिंग बुला रखी है, पोल्यूशन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कैसे इसको कम किया जाए, और बहनों को फ्री सिलेंडर और जो देना है सब्सिडी में, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। तो मुझे लगता नहीं कि आज भी चार्ज ले पाएंगे, चार्ज कल पे चले जाएगा। अब कल मीटिंग हुई कैबिनेट की पहली, और आतिशी का उस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा पहली कैब महिलाओं को 2500 रुपए देने का काम पूरा करेंगे, लेकिन पहली। अरे छोड़िए, बेचारे डिप्रेशन में, आप उनको जाने दीजिए, उनको थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। जब भी इंसान हारता, सदमा उसको होता है, और सदमा स्वाभाविक है, कोई गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको पूछिए कि 1000 रुपये मिल गया क्या पंजाब में? हमने वो फाइलें मंगवाई हैं, उन फाइलों से पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे 1000 रुपये बहन बेटियों को दिया ताकि हम यहाँ 2500 दे पाएं। तो आतिशी जी को भेज दिया है, कहिएगा अगर वो फाइल सीधा भी भेज सकें तो मेहरबानी होगी, हमें बड़ा लंबा पंजाब से मंगवाने घूम के ना आना पड़े। तो आतिशी जी हमें वो फाइल भेजेंगे तो तुरंत हम उसको पढ़ के कार्रवाई कर देंगे। यमुना के ऊपर भी तमाम मंत्री और कांग्रेस की ओर से बयान आया कि केवल फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, मंदिर में 2 किस्म के लोग जाते हैं। एक पूजा करने के लिए जाते हैं, जिनकी परमात्मा में आस्था होती है, और दूसरे वहां से जूते उठाने के लिए जाते हैं। जो जूते उठाने वाला जा रहा होता है वो सोच रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पे जूता उठाने आए हैं। उनका कसूर नहीं है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, विचारों की सोच ही है। हम पूजा करके परमात्मा में आराधना करने वाले लोग हैं, वो जूते उठाने वाले लोग हैं, तो उनको लग रहा है सभी जूते उठाने वाले लोग हैं। तो इसको सोचने दीजिए, अच्छी बात है। उनको लगता है फोटो ऑप है, क्योंकि वो बेचारे ऐसे ही करते थे। सर, महत्वपूर्ण मंत्रालय आपको भी मिलन सप्लाई मंत्रालय, राशन कार्ड का एक बड़ा मुद्दा चुनाव से पहले था, क्या उसको लेकर करेंगे तो तुरंत आपको जानकारियां देंगे। अभी ऑफिस टेक ओवर करें, और राशन कार्ड का, पोल्यूशन का, इंडस्ट्री का, बहुत सारे काम है। हमारी बहनों को सिलेंडर मुफ्त देने का, 500 रुपये में सिलेंडर देने का, ये योजना भी है, और इसके ऊपर भी बैठ के शुरू में इस वक्त मैं मौजूद हूं वीआईपी घाट पे, जहां पर रोज से ज्यादा आज आपको भीड़ देखने को मिलेगी। पीछे मेरे आप नजारा देखेंगे, आम घाटों पर तो भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज जो वीआईपी घाट है, जहां पर सिर्फ प्रोटोकॉल के जरिए ही आप आ सकते हैं, वहां पर जो है व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है अधिकारी उनको मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकायदा माइक से लेकर अनाउंसमेंट लोग कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं जल विभाग के, और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को पीछे रखा जाए। देखेंगे अनाउंसमेंट की जा रही है कि रोज से ज्यादा जो है वो लोड आ गया है, और ये उनको बाकायदा समझाया जा रहा है कि किसी तरीके से पीछे जाए, क्योंकि ये जो पुल है ये अगर क्षमता के ऊपर होने पाएगा तो ये डूब जाएगा। ये वीआईपी घाट है, जहां पे वीआईपी प्रोटोकॉल के बाद ही जो है वो लोग आते हैं। व्यवस्था हमेशा दुरुस्त दिखती है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखती है, लेकिन आज शुक्रवार को जब वीकेंड है, वहां पे देखेंगे बाकायदा मशक्कत करनी पड़ रही है अधिकारियों को, सख्ती करनी पड़ रही है, वो भी वीआईपी घाट पे। ये जितने लोग हैं सब देश के बड़े वीवीआईपीज हैं, उनके कोई रिलेटिव्स हैं या वो खुद हैं, बाकायदा प्रोटोकॉल से आए हैं। उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं अब धक्का देके या पीछे करने की कवायद की जा रही है। वहां तक जहां आपकी नजर जाएगी वहां तक भारी भीड़ है। वो अगर आप होल्डिंग पॉइंट देखेंगे, जहां से जो जेट्टी के जरिए लोग घाट पर जाते हैं, वो भी अब भर गई है। रोज हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि भीड़ इतनी मात्रा में नहीं दिखती, लेकिन आज जो मशक्कत है वो ज्यादा करनी पड़ रही है। यहाँ पर एक जो अधिकारी है जिनके पास पूरा प्रभार है, वो भी हमारे पास बात करने के लिए मौजूद हैं, रजनी जी। सर, मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत ज्यादा भीड़ वीआईपी घाट पे भी देखने को मिल रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम लोग मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अतिरिक्त भीड़ है, हमने इतना अज्यूम नहीं किया था जितने लोग आ गए हैं, और अभी हम लोग स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। गेट पर हमने अभी रोक दिया है, चूंकि ज्यादा लोग हो गए हैं, जेट्टी की क्षमता से ज्यादा लोग यहाँ ठीक नहीं है, तो हम उसे रोक रहे हैं। ऊपर से हमने रोक दिया है, और यहाँ पे ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं। यदि कोई अतिरिक्त व्यक्ति है तो उसे बाहर निकाल रहे हैं, और जिन लोगों का भी प्रोटोकॉल होगा उनको समय से उपलब्धता के आधार पर हम वोट कराएंगे। और भीड़ ज्यादा है तो मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। सख्ती भी करनी पड़ रही है आज थोड़ी आप लोग? हाँ, करनी पड़ रही है, लोग ज्यादा है, और कई लोग हैं जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको थोड़ा सा सख्त होना पड़ रहा है। लेकिन ये सख्ती सिर्फ और सिर्फ उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही की जा रही है। यहाँ पे और भी इंतजाम में देख रहा था, कुछ देर के लिए बोट्स को भी मना कर दिया गया था कि भी आना है, भीड़ को देखते हुए। भीड़ ज्यादा थी, हमारे पास बोट्स हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट भले ही कहती हो कि संगम में जो जल है वो स्नान करने लायक नहीं है, और तो और इतना प्रदूषण है कि उससे हाथ तक नहीं धोए जाने चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट के बावजूद लोगों के अंदर संगम के जल को लेकर श्रद्धा है, जो भक्ति है वो कम नहीं है।
लोग जहां से भी आ रहे हैं वो अपने न सिर्फ संगम में स्नान कर रहे हैं बल्कि पूरे डिब्बे भर करके परिवार के लिए ले करके भी जा रहे हैं। कहाँ से आए सर? लखनऊ से। लखनऊ से। ये भर के ले जा रहे हैं, बिल्कुल। पूजा के लिए रखेंगे, स्नान के कराएंगे। लिए भी रखेंगे, स्नान भी कराएंगे और बाकियों को दे भी देंगे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। एक चीज की सीपीसीबी की रिपोर्ट कही कि संगम का जल प्रदूषित ये है। देखो, मैया है, गंगा का जल अगर प्रदूषित हो जाएगा तो साफ कौन होगा? आप घर में पानी पीते हो वो भी प्रदूषित है। कहाँ से आए आप? लखनऊ से। लखनऊ से ही। आप भी लेकर के? अच्छा, तो आप हमारे अध्यात्म से जुड़ी है, इसको तो हमेशा अपने साथ में रखा ही जाता है। इंसान के जिंदा रहने से और मरने तक गंगा जल से पुण्य ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। भाई आप पैदा होते हो तब आपके मुख में डाला जाता है, आप मृत्यु को प्राप्त होते हो तब आपके मुख में डाला जाता है ताकि आपको मोक्ष प्राप्त हो। गंगा जल से मोक्ष प्राप्त होता है, गंगा जल मोक्ष की प्राप्ति का। लेकिन ये फिर रिपोर्ट से कोई मतलब भैया देखो, अगर रिपोर्ट मानो तो आप घर में जो पानी पी रहे हो वो भी साफ नहीं है। देखिए, जहाँ तक जो आप जानते तो इतनी भीड़ यहाँ होती ही नहीं। ये तो बेकार में लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है कि ये है वो है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को ये आस्था बहुत ज्यादा है, चाहे आप इसको कुछ भी बोलिए, गंदा है कुछ भी बोलिए, बट गंगा कभी गंदा नहीं होती है। इसलिए इतनी भीड़ आपको यहाँ नजर आ रही है, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। हाँ, ये क्या नाम है आपका? सचित पाठक। सचित, तो स्नान किया? हाँ, स्नान किया? 5 डुबकी लगाई है। कितनी डुबकी लगाई 5 और कितना किलोमीटर चले? 5 5 किलोमीटर चल लिए। अभी और चलना है, अभी और भी चलना है। आप लोग भी आए हो, आप भी ये गंगा जल लेके जा रहे हैं? इधर आओ, इधर आओ जरा सा। तो ये क्या करेंगे इस गंगा जल का? घर में रखेंगे और बहुत अच्छा काम आएगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये गंगा जल में कीड़े पड़े, इससे हमारे लिए तो बहुत फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर एंटी करप्शन द्वारा एक ट्रैप लगाया गया था जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हैं हमारे साथ हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल सीपी संदीप दीवान जी। सर, कल एक ट्रैप लगा था फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर, क्या मामला था पूरा, किस तरीके से ट्रैप लगा? एक ट्रॉलर ओनर था, उनका जो परमिट रहता है ट्रॉलर का, वो उसको बॉम्बे से थाना ट्रांसफर करना था। वो ट्रांसफर के लिए वहाँ पे 15,000 रुपये की डिमांड हुई थी, जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर है फिशरीज के और एक अधिकारी है और एक प्राइवेट पर्सन है। तीनों को हम लोगों ने रेड हैंडेड कैच किया है। सर, शिकायतकर्ता कौन है, इनकी क्या डिमांड थी उससे और किस मामले में पैसे मांग रहे थे? वही तो मैं बता रहा हूँ कि शिकायतकर्ता एक ट्रॉलर ओनर था जिसका ट्रॉलर यहाँ पे चलता था बॉम्बे एरिया में, जो उसको ट्रांसफर करना था थाना में। तो शायद उनको इनकी एनओसी जो लगती है वो ट्रांसफर करने के लिए, परमिट ट्रांसफर के लिए, उसके लिए 15,000 का डिमांड था। और सर, क्या इनके अलावा कोई और अधिकारी या और उस डिपार्टमेंट के कोई लोग जो इसमें शामिल हैं? नहीं, ये तो अभी जो ट्रैप में जो रहता है, जिसकी डिमांड और वेरिफिकेशन होता है, जो एक्सेप्ट करता है उसी को हम लोग आरोपी करते हैं। बाकी कुछ है क्या, तो दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर, एक सर्च ऑपरेशन का भी एसओपी होता है, सर्च ऑपरेशन में इनके घर से क्या कुछ बरामद हुआ? नहीं, सर्च ऑपरेशन का रिपोर्ट अभी तक मेरे पास आया नहीं, क्योंकि लेट नाइट तक चलता रहे सर्च, तो मतलब पूरा थरो सर्च होता है, तो अभी आई हैव नॉट गॉट द रिपोर्ट एज इट। सर, क्या और किसी अधिकारी को या इन डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं उनसे पूछताछ करेगी इस मामले में? दैट डिपेंड्स, मतलब अभी दिस इज टू अर्ली स्टेज कि अभी जो 3 लोगों को अरेस्ट किया है, तो उसमें कुछ इनका एक यूनाइटेडली कुछ काम करते थे या पूरी टीम बना के काम करते थे, वो तो दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज हम उनको प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में, पीसीआर लेंगे उनका, इन्वेस्टिगेशन में जो भी निष्पन्न हो जाएगा उस हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। सर, लोगों में जागरूकता के लिए या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे मामलों के लिए? मैं लोगों को यही अपील करना चाहूँगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑफिस यहाँ पे वर्ली में है स्थित, जो पूरा मुंबई यूनिट है यहाँ पे, हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1064। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपके किसी भी काम के लिए अगर ब्राइब की डिमांड करता है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। बिल्कुल, तो लोगों को अगर कोई शिकायत है या अगर कोई रिश्वत की मांग करता है तो एंटी करप्शन द्वारा अपील की जा रही है।
देखिए, संभल के मामले में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। पटकथा लिखाई जाएगी, अत्याचार की पटकथा, तब संभल सबसे ऊपर होगा। सर, हाथरस मामले में कल जो रिपोर्ट थी उसको कैबिनेट में रखा गया है, अब जल्द ही उसको पटल पे रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि जो बाबा सूरजपाल हैं उनको उसमें क्लीन चिट दी गई है। देखिए, अभी मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब कभी पढ़ लेंगे तब आपसे तथ्यों को रखें। सर, राहुल गांधी ने बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया है, किस तरह से? और मायावती ने फिर राहुल गांधी को बी टीम बता दिया। देखिए, बड़े नेताओं का मामला है, उसमें मुझे नहीं कहना है, और हम अपनी समाज आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, राखी सावंत को महाराष्ट्र साइबर ने भेजा समन। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में भेजा गया है समन। 27 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में गई थी राखी सावंत। समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया को भी समन भेजा गया है। राखी सावंत को भी महाराष्ट्र साइबर ने समन भेजा है। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में ये समन राखी सावंत को भेजा गया है। 27 फरवरी को पूछताछ के लिए राखी सावंत को बुलाया गया है। विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 3 दिनों का यह विधानसभा सत्र होगा, 24, 25 और 27। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र, जहां 24, 25 और 27 फरवरी को 3 दिनों का दिल्ली विधानसभा का सत्र होगा। तो यह ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा सत्र पर यह जानकारी दी है। उत्तराखंड में इन दिनों बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन का चौथा दिन है। कल बजट को पटल पे रखा गया था। वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ के आसपास का बजट रखा है और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बीच जिस तरह से विधानसभा में बहस देखने को मिल रही है, विपक्ष कई अहम मुद्दे भी उठा रहा है और कल स्वास्थ्य का एक बड़ा मुद्दा सामने आया था, जिसमें पता चला था कि उत्तराखंड में 50% से ज्यादा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की कमी है। ये सवाल उठाया था धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने। उनसे बात करते हैं कि आखिर जो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की जो बदहाली है उसको देखकर क्या सोचते हैं वो। धामी जी, कल आपने सवाल उठाया था पिथौरागढ़ में 16 डॉक्टरों की कमी है और पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। हालांकि मंत्री जी ने काफी बड़ा जवाब दिया, लेकिन आप लोगों के अनुसार संतुष्ट जवाब नहीं मिला। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैंने केवल पिथौरागढ़ ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का मामला रखा था और जो उनकी तरफ से जवाब आया था तो 16 डॉक्टर केवल वही नहीं, एकमात्र धारचूला ही जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें ही 11 डॉक्टरों की कमी है, जिसमें एक भी स्पेशलिस्ट नहीं, ना कोई टेक्नीशियन है। इसी तरह मेरा मुंशियारी है, इसी तरह मेरा बोना गांव है, जहां पर 25 साल से एक फार्मासिस्ट के भरोसे वो हॉस्पिटल चल रहा है। और फार्मासिस्ट भी आयुर्वेदिक का है, ये नहीं कि एलोपैथिक का हो, उसको दवाई देने का भी अधिकार नहीं है एलोपैथी। इसी तरह हमारा उछेती है, इसी हमारा लीलम का है, इसी तरह हमारा धारचूला में जो है पांगू का है, सोसा का है। अगर गिनती गिनाए तो समय का अभाव हो जाएगा। सारे हॉस्पिटलों की हालत खस्ता है। लेकिन मैंने एक मांग किया था कि भाई जो तहसील मुख्यालय हैं, कम से कम उन हॉस्पिटलों को रेफर सेंटर न बनाया जाए। उनमें मेन जो है हमको फिजिशियन और एक गाइनो भी आप देंगे तो उससे जो है काफी राहत मिलेगी, क्योंकि मैं देखता हूँ पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टर के अभाव के कारण हमारी कई बहनों को परसों पीड़ा में अपनी जान गंवानी पड़ती है। कल जवाब देखने को मिला था, जब मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उसमें उन्होंने बार बार ये कहा 2027 तक हम सारे डॉक्टर पूरा कर देंगे। हर साल लगभग 3500 करोड़ 4000 करोड़ के आसपास स्वास्थ्य का बजट दिया जाता है, डॉक्टरों की अभी तक पूर्ति नहीं हुई है। उत्तराखंड को कहा तो जाता है कि देवभूमि है और यहाँ दूर दूर से लोग
बिहार की बात करेंगे, जहां पर सासाराम में मैट्रिक परीक्षा विवाद बढ़ गया है कि खून खराबे तक नौबत आ गई है। विवाद को लेकर छात्रों के 2 गुट में गोलीबारी हो गई और गोली लगने से एक छात्र की मौत भी हो गई है। बड़ी खबर आपको दे दें, एक घायल भी बताया जा रहा है। बाद में गांव वालों ने कोलकाता बनारस हाईवे को जाम कर दिया, कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा है। 2 गुटों में झड़प हुई, गोलीबारी तक वहां पर हो गई, एक शख्स की मौत भी हो गई। तो गोली लगने से एक छात्र की मौत की खबर मिल रही है, दूसरा घायल है। और बाद में गांव वालों ने हाईवे को जाम किया है, कई किलोमीटर लंबा जाम भी वहां पर लगा है। यात्री भी परेशान है, लेकिन ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है यहाँ पे। और लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मसला, मैट्रिक की परीक्षा विवाद में ये खून खराबा हुआ। स्थिति ये हुई कि गोलीबारी हुई। सवाल ये है कि पुलिस स्थिति को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाई, और हथियार अपने पास रखे हुए ये कैसे छात्र हैं जो बीच सड़क पर गोलीबारी करते हैं। एक 16 साल के छात्र की फायरिंग में जान चली गई। इलाके में अब तनाव है। 2 गुटों में झड़प के बाद वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सासाराम की एक घटना और आपस में ही ये 2 गुट भिड़ गए, जिसमें 16 साल के छात्र की फायरिंग में जान चली गई। तो परीक्षा के समय आखिर ऐसा क्या विवाद हुआ, ये बड़ा प्रश्न है कि स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि 2 पक्ष आपस में भिड़े और इतना ज्यादा वहां पर स्थिति बिगड़ गई कि खून खराबा हो गया, गोलीबारी शुरू हो गई। एक छात्र की मौत हो गई जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है और दूसरा घायल बताया जा रहा है। और अभी वहां हालात ऐसे हैं कि बड़ी संख्या में गांव वाले मौजूद हैं। हालात ये हैं कि ट्रैफिक जाम लग गया है, पूरे हाईवे को बंद कर दिया है। शशि भूषण जुड़ गए। शशि, क्या स्थिति सामान्य हो गई है या हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं? देखिए, स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन 2 गुटों के बीच, छात्रों के 2 गुटों के बीच जो घटना हुई और फायरिंग में एक माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को इसके साथ जोड़ा गया है, स्पोर्ट्स को भी इसके साथ जोड़ा गया है। 8वां जो सेक्टर है वह विविध क्षेत्र में है, गृह विभाग, गृह है, कारागार है, इसमें अन्य जितने भी विभाग आते हैं इन सबको इसके साथ जोड़ा गया है। 9वां विभाग है चिकित्सा स्वास्थ्य का, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य का है, परिवार कल्याण का है, मेडिकल एजुकेशन है, आयुष का है, महिला और बाल विकास का है। और 10वां सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म का है। इन सभी को इसके साथ जोड़ करके व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की। और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महिलाओं पे स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इस टारगेट को अचीव करेगा। और 2029 में जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था,
देश की छठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब से लगभग 1.5 घंटे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का समय जब वो उपराष्ट्रपति से मिलेंगे और फिर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी रेखा गुप्ता मिलने वाले हैं। जब मुख्यमंत्री का पदभार संभाला जाता है तो उसके बाद शिष्टाचार मुलाकात होती है, भेंट होती है। शपथ और कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनकी ये मुलाकात अब महत्वपूर्ण है। और इन सब के बीच में खबर यह भी है कि पूर्व सीएम और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पूर्व सरकारों ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था उन्हें तुरंत अपनी मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे बोर्ड कॉर्पोरेशन में भेजा गया था। सप्ताह भर पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई। उन्हें अब मूल विभाग में लौटने को कहा गया है। और सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशांत, खासतौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्देश है, क्या कहा गया है अधिकारियों को? देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो कि डॉक्टर पंकज सिंह हैं, उन्होंने साफ तौर पर आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि अधिकारियों के साथ आज वो बैठक करेंगे। साफ तौर पर दिल्ली में पिछली जो सरकार थी उसमें मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के कई सारी गड़बड़ियां जो है उनकी बात जो है वो कह रहे हैं और उनके अंदर अगर गड़बड़ियां पाई जाती है तो निश्चित तौर पर जांच के आदेश जो है वो दिए जाएंगे। और सीधे तौर पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो दवाइयां बांटी जा रही थी, बोगस जो पेशेंट्स बनाए जा रहे थे, उनकी भी जांच होगी। इसके अलावा पिछले 2010 से नई डीटीसी की एक भी बस जो है वो नहीं खरीदी गई, उसके नाम पर जो प्रचार किया गया कि बसेस खरीदी गई है उसकी भी जांच करने की बात जो है वो फिलहाल की जा रही है। डॉक्टर पंकज सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि आज अधिकारियों से बातचीत करूंगा और शाम को पूरा इसका खाका तैयार करके मीडिया के सामने रखूंगा कि किस तरीके से कहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया। बहुत शुक्रिया। साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार है। 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100%
बहुत अच्छी जगह है। डल लेक कैसा लगा? डल लेक तो बेस्ट है श्रीनगर में बेस्ट अट्रैक्शन जो है वो डल लेक ही है। मजा आ गया, शिकारा राइड और हमने हाउस बोट में स्टे किया था, तो अलग ही एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जी। ठंड कितनी है? ठंड तो है ऑब्वियसली, हमारे यहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती तो हमें ठंड तो लग ही रही है, बट हाँ अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा वो है, बट अच्छा लग रहा है, बढ़िया। बिल्कुल आना चाहिए, जरूर आना चाहिए कश्मीर, यहाँ आना तो जरूरी है, ये मुझे समझ में आ गया, सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है टूरिस्ट। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार। शिंदे की कार को उड़ाने की मिली थी धमकी, बुल्ढाना से आरोपियों को गिरफ्तार किया, मुंबई लाए जा रहे हैं दोनों आरोपी। फिलहाल यमुना की स्थिति क्या है, आप तो क्योंकि और इंसान के जीवन में कितना असर ये डालती है वो भी आप मुझे समझाइए। आप, मैं देख रही हूँ आपके पास बहुत कुछ है जिससे समझ पाएंगे हम शायद कि स्थिति है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्थिति, बहुत चीजें तो हम इस पे नहीं बता सकते, जैसा हम देख रहे हैं फिजिकली तो दिख ही रहा है कि किस तरह का पानी, खैर ये पानी तो नहीं लग रहा, हम इसके कलर से भी इसको जान पा रहे हैं, और दूसरा हम स्मेल भी कर पा रहे हैं कि पीने युक्त पानी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 700 के करीब TDS आ रहा है ना। तो अब जो WHO की बात करें या हमारे लिए जो पीने के लिए सुरक्षित पानी है वो 50 से लेके 150 तक वो ठीक माना जाता है, तो जबकि 700 के करीब इसका वैल्यू है। ये तो सिर्फ हम TDS बता पा रहे हैं, पर इसके अलावा भी और कई तरह के आपके मेटल्स होते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। जी, ये TDS है, TDS जो पीने का पानी होता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं इसका एक बार दोबारा आपको, ये पानी के अंदर हम चेक कर सकते हैं। अभी हमने ये यमुना के पानी से ही सैंपल को लिया है। हाँ। लगभग इसमें 700 से ज्यादा की इसमें रीडिंग आ रही है। तो ये जैसा हम देखेंगे तो ये आपको पीने के लिए आपको मैक्सिमम, ये देखिए 700 के करीब इसके अंदर रीडिंग आ रही है, जो कि पीने के लिए सुरक्षित पानी 150 तक अगर आपका हो तो आप उसको पी सकते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की दिसंबर महीने की रिपोर्ट में वजीराबाद बैराज से पहले यमुना के पानी में 6 mg पर लीटर DOD मापा गया। वजीराबाद तक तो फिर भी यमुना सांस लेती है, यमुना का जल उतना ज्यादा अशुद्ध या दूषित नहीं दिखता। पिछले 5 साल में यमुना की हालत कुछ ऐसी हुई है कि ये करीब 3000 गुना ज्यादा प्रदूषित हुई है। वजीराबाद में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जरा अगर हम आपको दिखाएं कि पानी की क्वालिटी क्या है और आगे जब नाला मिल रहा है तो क्वालिटी क्या है, आप पानी के कलर को देखकर ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ कम से कम अगर आप देखेंगे तो ये आपको काला पानी नहीं दिख रहा है। हाँ, इसको भी ट्रीट होने की जरूरत है, इसे भी साफ होने की जरूरत है। पीने लायक नहीं, लेकिन फिर भी आपको कलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ की हालत। तो यहाँ से ये जो यमुना है वो दिल्ली में दाखिल होती है और आगे कहते हैं जब नाला मिल जाता है तो मंत्री पंकज सिंह का भावुक करने वाला एक वीडियो सामने आया है। दरअसल पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाले डॉक्टर पंकज सिंह की मां सीता देवी का 2 दिन पहले ही देहांत हुआ था। मंत्री पद की शपथ लेने से पहले कल उन्होंने मां की तस्वीर का पुष्प अर्पित करके फिर बड़े भाई के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गले मिले।
बात अब मौसम की, सर्दी विदा हो रही है, मौसम में गर्माहट आने लगी है, लेकिन कल पहाड़ों में अचानक मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में बर्फबारी हुई। जब ऐसा लगा कि सर्दी के दिन बीत रहे हैं, पहाड़ों में मौसम ने एकदम करवट बदली है। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के अधिकांश पर्यटक क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। गुरेज, रफियाबाद, शोपियां, पहलगाम, कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे क्षेत्रों में बर्फबारी होने से पर्यटकों में उत्साह देखने को मिला है। मौसम विभाग ने 28 फरवरी तक ऐसा मौसम रहने की संभावना जताई है। अगर बात कर रहे हिमाचल की, तो वहां भी वादियां बर्फ से गुलजार है। चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा समेत ऊंचाई वाले इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मनाली, अटल टनल रोहतांग, पांगी भरमौर, शिमला के कुफरी और नारकंडा में भी बर्फबारी हुई। अब बात करें उत्तराखंड की, तो यहां के मशहूर पर्यटक स्थल औली में गुरुवार से लगातार बर्फबारी हो रही है, जहां बर्फ ने हर तरफ अपनी नेमत बिखेरी है। वहीं औली की वादियां बेहद ही खूबसूरत इस बर्फबारी के साथ दिखाई देने लगी है। अब तक औली में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। यहाँ पेड़ पौधे, घर मकान सब कुछ बर्फ में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन व्यवसायियों के लिए ये बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं है। वहीं खेती किसानी के लिए भी ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। बर्फबारी होने से जल स्रोत भी रिचार्ज होंगे और कुछ हद तक गर्मियों में पीने के पानी के संकट से भी निजात मिलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ को मौसम में बदलाव की वजह बताया जा रहा है। बेंगलुरु के हेगड़े नगर स्थित जामिया आयशा सिद्दीकी अल बनात मदरसे में छात्राओं के साथ मारपीट और कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। ये पूरी घटना मदरसे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद गुस्साए पेरेंट्स ने मदरसे के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। मोहम्मद हसन अली पर आरोप है कि उसने छात्राओं को ऑफिस में बुलाकर उनके साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया। घटना सामने आने के बाद नाराज अभिभावकों ने पुलिस आयुक्त, एसीपी और डीसीपी को पत्र भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित के क्या आरोप है वो सुनवाते हैं। ने कहा था ऑफिस में बुला को मारती हूँ, सुनो छोटे छोटे बच्चों को लकड़ियां टूटे टूटे जिसे आंगन पर मारती हूँ, छोटी छोटी चीज को। परसों खेलने में सिर्फ आवाज आएगा को सबको बुला के ऑफिस रूम में मारे थे हफ्ते के दिन। हालांकि उन्होंने खुद बोल को ही हफ्ते के दिन खेले जा को वो खेलने में छोटे छोटे बच्चों को यहाँ तक कि हमने भी बुला को मारे सोच। क्या नाम उसका? हसन सर। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुथनूर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 और जेजे एक्ट की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पीड़ित का आरोप है कि मदरसे में खाने के नाम पर पानी दिया जाता है। सफाई कैसी है? नहीं, पाकी सफाई तो नहीं है, खाने की तो बात ही नहीं करना वैसा। अच्छा। सालन में तो खाने में डाले तो सोचते कि दलालिया सोच कहीं को सटने तो देते नहीं। सालन तो गरम गरम पानी में नमक मिर्ची डाल को दिए जैसा दिखता। अच्छा। सो खाने तो होता नहीं। कितने महीने से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 8-9 महीने। 8-9 महीने से। तुम्हें कोई अम्मी अब्बा को पहले बोले नहीं से बारे में? कॉल करा देते नहीं, जब कॉल घर से भी आता है नहीं तो इन्हों हमें रिक्वेस्ट करे तो स्पीकर पे डाल को बिठा ली होती है। उनके सामने जो बात करना सो बात करने देते नहीं ज्यादा। अच्छा। और कंप्लेंट भी करने होता नहीं, हमना खुद सामने बिठा ले को स्पीकर पे डाल के बैठे थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी मदरसे के प्रिंसिपल का भाई है और वह उनके बुलावे पर वहां आया था।
स्टेज आज तक के साथ पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि यो हनी सिंह हमारे साथ है और पूरी तरह से मिलियनेयर टूर मिलने वाला है और जनता भी मिलियनेयर आने वाली है ना हनी? थैंक यू। बिल्कुल आने वाले हैं जी, सब लोग आने वाले हैं भर भर के। जो हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि सब देखने आएंगे शो, वी आर वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल। और अभी हमने देखा कि किस तरह से एयरपोर्ट से निकलकर सीधा वो यहाँ आ गए हैं। आई थिंक फूड इज़ द ओनली थिंग, क्योंकि वो एक कहावत भी है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कितना अग्री करते हैं इस पे? बिल्कुल जी, दिल्ली वाले हैं, खाना सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और मुंबई में बहुत कम जगह पे अच्छा खाना मिलता है और यहाँ बड़े मियाँ पे बटर चिकन बहुत अच्छा मिलता है, तो मैंने कहा चलो पहले बटर चिकन खाएंगे फिर रिहर्सल करने जाएंगे। बिल्कुल। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ खाना अभी आ भी गया है, सो यूजुअली किस तरह से एक डाइट प्लान रहता है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि कुछ अच्छी शुरुआत करने से पहले अच्छा खाना लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो कुछ डाइट मेंटेन करते हैं या फिर? मैंने 2 साल वर्कआउट नहीं किया, मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, तो मैंने 2 साल एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान ही फॉलो करी, लेकिन अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और कार्ब्स भी खा रहा हूँ, रोटी भी खा रहा हूँ, पराठे भी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, कुलचे भी खा रहा हूँ। तो अभी गेनिंग चल रही है क्योंकि 3 महीने के बाद श्रेड करेंगे इसको और डेफिनेटली यू गोना सी मी द फिटेस्ट एवर। बिल्कुल। बदन हनी, जितने समय आपने डाइट किया, व्हाट वाज दैट वन फूड दैट यू वर रियली मिसिंग ऑन? आई वाज मिसिंग बटर चिकन, आई वाज मिसिंग छोले भटूरे and now I'm having it, it's having fun. I'm going to Delhi soon in 3-4 days. I'm going to have chole bhature from there. बिल्कुल। और यूजुअली दिल्ली वालों को मुंबई का खाना पसंद नहीं आता है, वो काफ़ी कंप्लेनिंग होते हैं, तो कुछ है आप में कंप्लेनिंग या फिर कुछ जगह हैं जो सच में आपको ऐसा लगता है कि मुंबई थोड़ा कंपटीशन में है? नहीं, मुंबई कंपटीशन में बिल्कुल नहीं है, मुंबई काफ़ी पीछे है, लेकिन यहाँ की भी फिलॉसफी ये है मुंबई की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं जो 9 to 5 काम नहीं करते, 24 घंटे काम करते हैं। तो इन्होंने कभी खाने को इतना तवज्जो नहीं दी जितना हम दिल्ली वाले देते हैं कि यार चलो काम बाद में करेंगे, पहले खाना खाते हैं। तो ये लोग बहुत मेहनती लोग हैं मुंबई के लोग, और ये बस चलते फिरते मैंने जो देखा है कि खा लेते हैं, चलो ये मिल गया तो ये खा लिया, चलो ये मिल गया तो ये खा लिया, काम करो। तो आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले से जुड़ी बड़ी खबर। महाराष्ट्र साइबर के संपर्क में समय रहना। रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा भी संपर्क में। महाराष्ट्र साइबर के ऑफिस पहुंचकर दर्ज करवाएंगे बयान। सभी को बयान दर्ज करवाने के लिए दिया गया समय। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का हुआ तलाक। बांद्रा के फैमिली कोर्ट में दोनों का तलाक। 18 महीने से अलग रह रहे थे युजवेंद्र धनश्री। कई महीनों से चल रही थी तलाक की खबरें। उत्तर प्रदेश के हाथरस से बड़ी खबर। हाथरस के सत्संग भगदड़ मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां पर 121 लोगों की मौत हुई थी। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और हाथरस भगदड़ पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्लीन चिट मिल गई है। भोले बाबा को इसमें क्लीन चिट मिली है। सूत्रों के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा गया, सदन में रिपोर्ट को रखने की मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की तरह न्यायिक आयोग ने भी सत्संग में मरने वाले लोगों के मामले में जांच करते हुए भोले बाबा को क्लीन चिट दी है। पुलिस पर हालांकि लापरवाही का आरोप है, पुलिस को लापरवाह जरूर बताया गया है। आपको बता दें कि भोले बाबा का सत्संग था, जब वो निकल रहे थे तो उनके पीछे पीछे उनके अनुयायियों की भीड़ दौड़ी, फिर उसके बाद भगदड़ मची। उनकी गाड़ी के पीछे कई लोगों की जान चली गई और संख्या मरने वालों की 121 पहुंच गई। और भोले बाबा फिर उसके बाद जांच जब शुरू हुई तो अब भोले बाबा को क्लीन चिट मिली। 121 लोगों की जान गई थी। घटना के पीछे आयोजकों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है और आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव भी दिए हैं। पुलिस के अधिकारी हर आयोजन स्थल में खुद जाकर भ्रमण करें, देखें कि उनकी व्यवस्थाएं क्या है।
आयोजकों के द्वारा ली गई कार्यक्रम की अनुमति की शर्तों को बिल्कुल सख्ती से लागू किया जाए, ये सुझाव दिए गए हैं। और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें कार्रवाई हो, ऐसे प्रावधान हो। 2 जुलाई 2024 को यह हाथरस में भगदड़ हुई थी। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है, जांच में क्या क्या पाया टीम ने? देखिए, जो न्यायिक आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। उससे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की थी उसने भी अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी। उसमें भी भोले बाबा को क्लीन चिट मिल चुकी है और पुलिस की जो जांच है उसमें भी चार्जशीट भोले बाबा को छोड़ के आयोजकों पर लगाई गई है। अब जो न्यायिक आयोग गठित किया गया था 3 सदस्यीय, जिसमें रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार थे, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस थे, तो उनके द्वारा जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रिपोर्ट को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसको सदन में पटल पर रखा जाएगा। न्यायिक आयोग ने भी पाया कि भोले बाबा को इसमें क्लीन चिट दे दी गई है। भोले बाबा इस भगदड़ में, जिसमें 121 लोग उनके सत्संग में मारे गए, उनमें भोले बाबा को कोई दोषी नहीं बताया गया। आयोजकों को और पुलिस की लापरवाही को इस हादसे का दोषी बताया गया। न्यायिक आयोग ने दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त समेत 9 विभाग रखे हैं। बाकी विभाग अलग अलग मंत्रियों को दिए गए, लेकिन चुनौती उन वादों को पूरा करने की है जो चुनावों के समय किए गए थे। हालांकि उस दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने कदम बढ़ा भी दिए हैं। पहली ही कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी मिली है। आपको बताते हैं, रेखा गुप्ता के 6 मंत्री अपना अपना पदभार आज संभाल सकते हैं और नई सरकार के पहले दिन ही आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले महिलाओं को 2500 रुपए देने का फैसला लागू करें। पहले दिन कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट के फैसले के बाद रेखा गुप्ता लोगों के बीच में है और उनके आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और सुबह से ही आज भी समर्थक उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, उनको बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विभागों का जो रेखा गणित है वो भी अब आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास में वित्त, महिला बाल विकास, विजिलेंस है, राजस्व है, सर्विसेज उनके पास है और वैश्य समुदाय से आते हैं। प्रवेश वर्मा के पास है पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री, जल विभाग, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय है और जाट समुदाय से आते हैं। तो जाट समाज से दिल्ली में 10 विधायक हैं। पंजाबी समुदाय को भी दिया गया है क्योंकि 5 विधायक आते हैं। आशीष सूद को इसमें शामिल किया गया जिनके पास गृह विभाग है, इंपॉर्टेंट, ऊर्जा है, शहरी विकास मंत्रालय है, साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय भी इनके पास है। सिख समुदाय से आते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली में 3 विधायक जीते हैं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर, सौरव गांगुली की कार का एक्सीडेंट। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर हुआ एक्सीडेंट। बाल बाल बचे पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। गांगुली बर्दवान विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जा रहे थे। गांगुली
था, बहुत ही अद्भुत था। हर इंसान झूम रहा था आरती में, और पंडित जी ने जिस तरीके से आरती को भस्म की आरती जिस तरीके से हुई, जैसे उसके बाद में जो महादेव की आरती की गई, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो ऊपर वाले का चमत्कार है। और पंडित जी जो यहाँ पर सब व्यवस्था के लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से क्रिएट किया माहौल, ये बहुत ही कमाल था मेरे लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। जी, कल आश्रम का हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसको बहुत प्यार मिल रहा है। और हमारे आज तक डिजिटल ब्रेक पर बड़ी खबर। महाकुंभ में स्नान कर रही महिलाओं की फोटो हो रही शेयर। फोटो शेयर करने वालों पर तगड़ा एक्शन। 15 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज। 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 केस दर्ज। पुलिस ने कहा जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी। दिल्ली में रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के मौके पर पीएम मोदी एनडीए के सभी नेताओं से मिले, लेकिन जब मंच पर पीएम मोदी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिले तो पीएम ने उनका हाथ दबाकर मजाक में शिंदे से कुछ ऐसा कहा, जिसके बाद फडणवीस और शिंदे समेत सभी नेता ठाके लगाने लगे। इसी बीच मुंबई में एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस के होश उड़ गए।
दिल्ली के रामलीला मैदान में मौका भी था और दस्तूर भी, जब एनडीए के सहयोगी दलों के नेता एक मंच पर मौजूद थे। शिवसेना से टीडीपी और जेडीयू से एलजेपी के नेता मोदी की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए। इसी दौरान एक समय ऐसा भी आया जब बड़े ही गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। इस दौरान पास खड़े सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मुस्कुराते दिखे। पीएम मोदी ने ठहरकर शिंदे से बात की। माना जा रहा है कि इस तस्वीर के माध्यम से एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये संदेश देने की कोशिश हुई। इस दौरान मंच पर खड़े कई नेता दोनों नेताओं की बातचीत पर मुस्कुराते दिखे। वीडियो में नजर आ रहा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अगल बगल में खड़े हैं। इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस खड़े दिख रहे हैं। पीएम ने पहले अजीत पवार का अभिवादन स्वीकार किया, इसके बाद वो आगे बढ़े और शिंदे से बात करने लगे। बातचीत के दौरान पीएम मोदी शिंदे की हथेली दबाते नजर आए। कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने पूछा, सब ठीक चल रहा है ना? इसके बाद महाराष्ट्र के तीनों नेता पीएम मोदी के साथ ठहाके लगाते दिखे। इससे पहले शिंदे और फडणवीस ने दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना का जिक्र किया। जैसे हमारे लाडली बहना महाराष्ट्र में सरकार में चौबीस नवंबर 2024 को संभल में हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने कल 3000 पेज की चार्जशीट दाखिल की। पुलिस के अनुसार संभल की हिंसा में दुबई में बैठे संभल के गैंगस्टर शारिक साठा का बड़ा रोल था। शारिक के गुर्गे मोहम्मद गुलाम ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया। खुलासे के अनुसार संभल में हिंसा से ठीक एक दिन पहले दुबई से संभल फोन आया। वहां से निर्देश दिया गया कि शाही जामा मस्जिद में किसी भी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए। उपद्रवियों को हथियार बांटने का भी निर्देश दिया गया। पुलिस के अनुसार शारिक के गुर्गे मोहम्मद गुलाम ने उपद्रवियों को हथियार बांटे। पुलिस के अनुसार गैंग ने वकील विष्णु शंकर हत्या की साजिश भी रची। पुलिस ने दावा किया कि शारिक साठा को संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग का संरक्षण है। शारिक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़ा है। जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साठा से बात की थी। सारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो सारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है और यहाँ भारत में उसका काम करने के लिए ये व्यक्ति गुलाम है, ये काम करता है। और गुलाम द्वारा दिल्ली एनसीआर से गाड़ियां चोरी करके उनको मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में, कलकत्ता में, मणिपुर में, बर्मा बॉर्डर पे दी जाती है और उसके बदले में इनको असले मिलते हैं और उन असलों को देश भर में सप्लाई करने का काम ये करता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। और अब आपको सड़क के उन गड्ढों से खबरदार करते हैं जो अचानक किसी को भी अपने भीतर खींच लेते हैं। तस्वीरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं वडोदरा की हैं, जहां सड़क के बीचों बीच गड्ढे से बाकी लोग तो बचते रहे, लेकिन एक बाइक सवार नहीं बच पाया। गिरा तो सीधे गड्ढे में ये पीड़ित युवक पहुंच गया, जिसके बाद लोगों ने आगे बढ़कर उसे बाहर निकलने में मदद की।